भैया जी उन 5 चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है वो तो है जी हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो आता है हमारा सॉल्यूशन का। थर्ड वन जो है हमारा वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और जो फोर्थ चैप्टर है हमारा, फोर्थ चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ वन है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर से हमारा जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम 12th के अंदर जो आता है वो आता है आपके 23 मार्क्स का। समझ में आ गई बात? काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और दूसरी चीज ये है कि यही वो पोर्शन है जिसमें बच्चे जो है वे और दूसरे बच्चों से लीड कर सकते हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आसान है, सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। मोइन आवाज ठीक आ रही है तुझे? मोइन भी कनेक्ट हो चुका है, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी इसमें क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लगभग सभी बच्चों की क्या है सेम सी रहती है, कोई फर्क नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रटने वाली चीजें होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ट्रिक्स के थ्रू तैयार होती है, वो आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री छेड़ता हुआ डरता है। 11th क्लास में आपने देखा होगा, 11th क्लास में भी फिजिकल केमिस्ट्री को आपने उठाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाए होंगे, तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। समझ में आगे बात? तो अब हम इसी चीज को कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर जरूरत पड़ने पर जितने भी ज्यादा 3D वे में जाकर के पढ़ेंगे, डिजिटल वे में जाकर के पढ़ेंगे और चीजों को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसकी पीडीएफ बाद में क्लास के बाद में आपको तुरंत ही कहां पर शेयर कर दी जाएगी, तुरंत ही टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। तो जो बच्चे आपके यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, वो टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है भैया, क्लियर है? तो चलिए मैं अपना लेक्चर शुरू करने वाला हूं। मैं पीडीएफ आ रहा हूं, पीडीएफ के दौरान मेरी शक्ल आपको दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि जी वैसे भी नहीं दिख रही है मैं तो। अरे अभी हाइड हो गई ना, वो पीडीएफ खोलने लग रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो पीडीएफ के दौरान शक्ल आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, हालांकि पीडीएफ आपको पूरी प्रॉपरली दिखाई पड़ेगी। बहुत मेहनत के साथ में हमने बनाई है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया थोड़ी सी मेहनत के साथ में, ज्यादा कुछ नहीं करना, पीडीएफ में ज्यादा पेज बिल्कुल नहीं होंगे। आज की क्लास हमारी छोटी ही क्लास होगी, अभी धीरे धीरे रमजान तक हम अल्टरनेट डेज पढ़ेंगे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जहां तक मुझे लगता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूं उन्हें कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ाऊंगा सारी चीजें, सब कुछ इंग्लिश में, मतलब नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे लेकिन बोलूंगा मैं सब कुछ हिंदी में ही, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपका फोकस नीट है तो भैया आपको अभी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। आई बात समझ में? और अगर आपका फोकस है 12th क्लास है तो भाई अभी हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं मैं, फिर आप ही को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आप 12th क्लास करना चाहते हैं या 12th क्लास के बाद में नीट करने के इच्छुक हैं तो आप लोग क्या करें, प्लीज इसी इंग्लिश के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करें, आपका काम जरूर होगा। समझ में आ गई बात? तो चलिएगा शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, तो आपने सुना होगा हमारे पास में एक बेसिक क्लासिफिकेशन आता है मैटर का। मैटर का तो नाम सुना होगा ना आपने, क्या होता है मैटर का? तो मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर होता है एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो, ठीक है, और जिसका कुछ भी मास हो। ये आपने बचपन में पढ़ी डेफिनेशन कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। छोटी क्लास में आपने देखा जी मैटर क्या है, बस ये डेफिनेशन है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आगे बात समझ में? बड़े होने के बाद में आप 12th क्लास में आ गए तो आपकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जिसे आप अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से टच कर सकते हैं। ये एक बार नीट के अंदर असर्शन और रीजन के अंदर, या आप ये बोल सकते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर आपके वो आया था। तो जो आपके ऐसी कोई भी चीज विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम मैटर ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी एक पॉइंट और एडवांस करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम क्या करते हैं, अपने किसी भी सेंस ऑर्गन के साथ में क्या हो सकते हैं, कनेक्ट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैस है, अब गैस को ना आप देख सकते, आगे बात समझ में? एक सेंस ऑर्गन क्या होता है आपका? आइज होता है, ठीक है। एक सेंस ऑर्गन आपका आइज होता है, आइज से आप गैस को देख नहीं सकते यूजुअली, जो कलरलेस गैसेस होती हैं, अगर आपके स्पेशल कोई कलर में नहीं होता है उसके अलावा। लेकिन आप उसे क्या कर सकते हैं? आप उसे महसूस कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या हो गई? वो मैटर हो गई। तो मैटर की हमारी 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। सॉलिड 2 और होती है, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा। आगे बात समझ में? बोस आइंस्टीन बोलते हैं गॉड पार्टिकल, और प्लाज्मा बोलते हैं आपकी गैस जो होती है ना, गैस, उसे ही क्या कर देते हैं? आयनाइज कर देते हैं। तो वो वैसे जनरली नॉलेज पता होनी चाहिए, लेकिन प्राइम जो हमारी है वो कितनी बच्चों? वो हमारी 3 होती है। पहली होती है हमारी सॉलिड स्टेट, जिसको हम क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन है आपकी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का कुछ पोर्शन हम 11th में पढ़ चुके हैं, कुछ पोर्शन हम 12th में पढ़ेंगे। और टेंशन न लीजिएगा,
ट्वेल्थ को समझने के लिए जितना जरूरी बेसिक होगा हमारा, उस बेसिक को हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। आपको बस ये चीज रखना, ध्यान रखनी है। तो आप शेड्यूल डेली चेक करें कि हमारे शेड्यूल में क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा अल्टरनेट डेज में हमारी क्लास चलने वाली है, तो आप जो है कब तक, 10-12 दिन की बात है, 10-12 दिन के बाद में शेड्यूल आप देख ही चुके होंगे। 10-12 दिन के बाद में आपका क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगे। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आपका जो मैंने शेड्यूल दिया है उससे 2-4 दिन हम आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपके समझ आने में टाइम भी लग सकता है बच्चों, समझ में आ गई बात, समझने में टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स है आपके मोबाइल पर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर की तरफ चैट बॉक्स का मैसेज का सिंबल बना हुआ है। तो जिन बच्चों को किसी तरह का कोई डाउट आता है, जिन्हें नहीं मालूम है, ठीक है, वो खासकर मोइन खान, बाकी जितने सब बच्चे हैं सबको पता लग चुका है, मोइन खान के लिए स्पेशली, तो वहां पर अपने डाउट भेज देना। उसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते हैं तो वह डाउट्स बच्चों आप कहाँ भेज सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, ठीक है। एनसीईआरटी को 101% हम फॉलो करेंगे। जो बच्चे मेरी लोकेलिटी के हैं, मेरे आसपास के हैं, थोड़ा सा मुझे मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा बाहर के हैं, यूपी के बाहर के हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं आराम आराम से बोलने की और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं ज्यादा फास्ट हूं तो बता देना, स्लो हूं तो बोल देना कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। मुझे ये नहीं पता, ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये नहीं पता कि उनकी कैचिंग पावर क्या है, उन्हें किस तरीके से क्या होता है। तो आप शर्माइए मत, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में मैसेज करो, टेलीग्राम में मैसेज करो, टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी किसी दूसरे इंसान की डिटेल्स वहां पर चेक नहीं कर सकता, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो ई बुक के नाम का चैनल है, हम वहां पर आपको जरूरी नोट्स बुक्स वगैरह वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। यानी अभी आप घर से बाहर ना निकले तो बेहतर है, स्थिति बड़ी गंभीर है। तो आप जिसने बुक परचेज नहीं करी, जिसके पास बुक नहीं है, वो बजाय हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी का यूज करे। बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। सिलेबस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, सिलेबस का रिडक्शन अगर कोई आएगा तो वो हमें जुलाई के आसपास जाकर के पता लगेगा, लेकिन तब तक हम अपना अभी पूरा का पूरा चैप्टर करके चलेंगे। मैं पहले ही बता करके चल रहा हूं कि भैया मेरा जो मेन टारगेट है बच्चों, मेरा जो सबसे मेन जो टारगेट है वो है नीट है। समझ में आ गई बात? या आप या तो नीट के पर्पज से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद में हमें बीए बीएससी करनी है, तो हो सकता है आपको इस क्लास में मजा ना आए। लेकिन अगर आप नीट से करें तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट आपके क्या हो जाए भैया, क्लियर हो जाए। चलिएगा तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर आता है वो क्या आता है बच्चों, वो आता है सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, कि सॉलिड स्टेट हमारा क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, आप कोई भी सब्सटेंस देखेगा, हर सब्सटेंस अपने कुछ एक पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका घर है, घर किससे बना हुआ जी? घर जो बनता है आपका, जो दीवारों से मिलकर के जो 4 दीवारें खड़ी करते हैं, उसके ऊपर एक छत रखी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जमीन के ऊपर ही होता है काम, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? एक रूम बोलते हैं, कमरा बोलते हैं। कई सारे रूम के ग्रुप को आप क्या बोल देते हैं? घर बोल देते हैं। लेकिन जो आपकी मेट्रोपोलियन सिटी है, तो वही रूम क्या होता है बच्चों? वही रूम घर हो जाता है। अब उस रूम को बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट की आपको जरूरत पड़ी होगी। कमरा बनाने के लिए आपको ब्रिक्स, ईंटों की जरूरत पड़ती है, वो कॉमन है बिल्कुल। चाहे आपकी बिल्डिंग 10 मंजिला हो, चाहे आपकी बिल्डिंग जो है उसके अंदर आपके 10 फ्लोर हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 25, कुछ भी हो, एक चीज जो वहां पर कॉमन है वो है ब्रिक्स। हॉस्पिटल है, यानी तरह तरह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं अपने पास। आप जैसे अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, आपने देखा कि आपका घर है जिसमें 2 फ्लोर हैं, कोई बात नहीं। आपके पड़ोस में शर्मा जी का घर है, उसमें 3 फ्लोर है। आपके पड़ोस में एक बेचारी बहुत बूढ़ी औरत सी रहती है, उसका क्या है, उसका बेचारे का एक ही फ्लोर का घर है। आगे आगे आप गए, आपने जाकर के देखा कि आपको हॉस्पिटल दिखाई पड़ा, हॉस्पिटल देखते हैं आप। उसके आगे आपने जाके देखा स्कूल, दूसरा, आपके वाला नहीं आया अभी, दूसरा स्कूल आया। उसके आगे आपने जाके देखा कि कोई कोर्ट कचहरी वगैरह, कोई गवर्नमेंटल बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, आपने वो देखा। उसके बाद आपने देखा कि कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई गोदाम है। यानी सभी अलग अलग चीजें हैं, सभी अपना अलग अलग काम करें, लेकिन एक चीज जो वहां पर कॉमन है वो है उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें, उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली ब्रिक्स। समझ में आ गई बात? तो ब्रिक्स क्या होती है बच्चों? ब्रिक्स होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उस घर को बनाने की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, वो क्या होती है? वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और हमारी केमिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? एटम्स होते हैं। समझ में आ गई बात? क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, काफी मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, 2
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो ताकत है, जिस बॉन्ड से, जिस ताकत से वे आपस में जुड़े हुए होंगे वो काफी स्ट्रांग होगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिड स्टेट बोलेंगे। कहने का मतलब ये कि उसके पार्टिकल हैं वे कैसे होने चाहिए? वो क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, आपस में बिल्कुल बड़े टाइटली पैक्ड होने चाहिए। समझ में आ गई बात आपके? तो ये क्या होता है? आपके सॉलिड स्टेट की बेसिक डेफिनेशन है जो आपको क्या रखनी है बच्चों? ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम अगली पीडीएफ में चलते हैं। यहाँ पर हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात है शेप हुआ, उसका साइज हुआ, उसका वॉल्यूम हुआ, या तो फिक्स हो या इसे डेफिनेट वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपके? क्लियर है? उसके अलावा हम किस बारे में बात करते हैं? उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल शेप साइज वॉल्यूम से क्या कहने का मतलब है? आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है भैया, क्या ऐसा था क्या कि जब आपने मोबाइल परचेज किया तब उसकी शेप, उसका साइज, उसका वॉल्यूम कुछ और था, और जब अब आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसका वॉल्यूम चेंज हो गया? नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियस सी बात क्या है, वो भी क्या है आपका? वो सॉलिड आता है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ रबड़ की। रबड़ 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 रबर 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 क्या होती है? वो भी एक सॉलिड है। हालांकि वो ट्रू सॉलिड है, कैसा सॉलिड है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपने उसे खींचा, उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी, और उसे छोड़ने की, यानी आपने अपने आप नहीं खींची, वो आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद में रबड़ को खींचा, जैसे ही आपने रबड़ को छोड़ा वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को मेंटेन कर लिया उसने। समझ में आ गई बात? कुछ के अंदर क्या होती है, कुछ के अंदर आपके प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो बिल्कुल इनइलास्टिक हो जाती है। समझ में आई बात आपके? ठीक है भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ को। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब हम बात करते हैं किसकी? कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज को दबाना। आप अपने फोन को जरा प्रेस करके देखिएगा, दबा करके देखिएगा, क्या होगा? क्या आपका फोन फोन मिल जाएगा? क्या नहीं होगा? नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे जैसे च्युइंगम देखिए ना आपने, च्युइंगम को जब आप दोनों तरफ से हाथ के उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ करके दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है। हालांकि वो ट्रू सॉलिड है नहीं है, वो हम बाद की चीजें देखेंगे, लेकिन हम बात करें कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। समझ? अब हमारे घर में सब हेल्दी हैं, टेंशन ना ले। क्या हो रहा तुझे? कोरोना हो रहा है तुझे? चल चुप हो जाओ, पानी पिलाओ भैया को। ठीक है? तो अब क्या है, अब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, मतलब वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं, आप उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। मोबाइल को बेटा कंप्रेस करके देख लो, टूट तो जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। उसके अलावा यूजुअली, जनरली, नॉर्मली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो लचीलापन होना चाहिए वो भी क्या होता है? वो भी लो होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पर रबड़ एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा आप अपने मोबाइल को खींचिएगा, मोड़िए तोड़िए, फ्लेक्सिबल है क्या वो? नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है उसका? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या करते हैं? सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में आप लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो उसका क्या होना चाहिए? काफी हाई होता है। उसके अलावा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉर्मली सभी सॉलिड्स यूजुअली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आ गई बात? उसके अलावा क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। यूजुअली, नॉर्मली, सभी सॉलिड नहीं है, कुछ सॉलिड हमारे पास में ऐसे भी है जो नहीं करते, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है? उसके अलावा हम क्या बात करते हैं? उसके अलावा हम बात करते हैं इनके डिफ्यूजन को लेकर के। डिफ्यूजन क्या होता है? इसका लो होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डिफ्यूजन क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आपके किचन में मम्मा जब बिरयानी बनाती है तो बिरयानी घर में घुसते ही स्मेल आती है कि नहीं आती? उसकी बिल्कुल आएगी। वो स्मेल क्यों आए? क्योंकि बिरयानी के अंदर जो उसकी गैसियस कंपोनेंट था, जब आप बिरयानी को बना रहे हैं, जब आप कोई भी फूड खाना बना रहे हैं किचन के अंदर, मम्मा जब खाना बनाती है तो उससे होता क्या है? उससे ये है कि जो भी उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं हायर टेम्परेचर पे वो बॉईल करके वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज होते हैं। अब वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज होंगे तो वे अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव करेंगे, और इसी फिनोमिना को क्या है? इसी फिनोमिना को डिफ्यूजन बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि गैस के जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। आगे बात समझ में आई? कहां से? जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से उस जगह जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ये क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ऐसा तो कभी नहीं हो कि आपने मान लो मोबाइल रखा घर के अंदर और मोबाइल का कैमरा उड़ के कहीं और चला गया, मोबाइल के बटन, मोबाइल की टच कहीं और चली गई। ऐसा तो नहीं होता कहीं? होता तो नहीं? या ऐसा कभी हुआ कि आपने अपनी ईयरफोन रखी, ईयरफोन की जो एक कान में लगाने वाला ईयर पीस है
वो उड़ के कहीं और चला गया। अरे क्यों भाई, डिफ्यूजन होता ही नहीं सॉलिड्स के अंदर यूजुअली, नॉर्मली, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें डिफ्यूजन भी देखने मिलता है। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, भी जस्ट शुरुआत होती है। समझ में आगे बात। ये थी हमारे भैया क्या, ये थी हमारे सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है भैया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड के। अगली टेबल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, आई बात समझ में। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सभी बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ तक समझ में आ गया क्या। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब ही इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। आई बात समझ में। रिजिडिटी का मतलब ही मतलब उसका शेप साइज फिक्स है। जो पहला पॉइंट बताया है वही रिजिडिटी है। समझ में आ गई बात। मोइन खान क्या बोल रहा है? सर प्लीज अगेन, क्या बताना है भाई अगेन? मोइन खान, मैंने मैसेज देख नहीं पाया, सॉरी, एक बार जरा रिपीट करना। मोइन खान क्या समझ में नहीं आया? प्रॉपर्टीज, ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा देखिएगा। चलो देखो, प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या है कि सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप और साइज क्या होता है बच्चों? फिक्स रहेगा। एग्जांपल ऐसे देखिएगा, तुम्हारे आसपास डस्टर हुआ, चौक हुआ, बाइक हुई, आपके घर में बेड हुआ, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो हुआ, जो आप ईयरफोन का यूज करते हैं वो, जो हेडफोन का आप इस्तेमाल करते हैं वो, जो टिकटॉक बनाने के लिए आप ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल करते थे वो, जो चार्जर है आपका वो, उनका शेप, साइज और वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके ट्राइपॉड स्टैंड में 3 पैर थे और आपने क्या हुआ, आपने 2-3 दिन बाद में देखा उसके 3 की जगह 4 पैर निकल गए, यानी अपनी शेप बदल गया, साइज बदल गया, छोटा बड़ा हो गया। नहीं ना, उसकी शेप और साइज क्या होती है? फिक्स होती है। इसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोला जाता है। आगे बात समझ में। उसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी इतनी लो होती है। अरे भैया, दो पार्टिकल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चलो मैं समझा देता हूं डायग्राम के तौर पर। ये क्या है? ये कोई सॉलिड है, एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है। ये सॉलिड के मतलब, सॉरी, ये सॉलिड के पार्टिकल्स मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखा दिए, ठीक है। ये है हमारा सॉलिड नंबर ए। अब हम दूसरे सॉलिड की तरफ बात करते हैं। दूसरा जो सॉलिड है हमारा, उसकी तरफ हम देखते हैं। दूसरा सॉलिड ये है हमारा, ये कि एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड हमारे पास में ये है। हालांकि ये एग्जैक्ट सॉलिड नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है और एक सॉलिड ये है। तो हमारे पास में दो तरह के सॉलिड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वे पहले से ही पास पास हैं, लेकिन दूसरे वाले सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वे काफी दूर दूर मौजूद होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आप किसे कंप्रेस कर सकते हो, किसे दबा सकते हो, तो अगर मैं बोलूं आपके किसे कंप्रेस कर सकते हो, किसे दबा सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात यही है कि जो ब्लू वाला सॉलिड है आपका, आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? आपको इधर से फोर्स लगाना है, इधर से फोर्स लगाना है, मतलब चारों तरफ से फोर्स लगाओ और इन पार्टिकल को नजदीक नजदीक ले आओ। यानी ये पार्टिकल कंप्रेशन के बाद में क्या है? कंप्रेशन के बाद में कैसे हो गए? ये पार्टिकल ऐसे हो गए, नजदीक नजदीक आकर रह गए। अब गैस को भी जब कंप्रेस करोगे वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये क्या, ये और कंप्रेस हो गए। अब ये क्या, ये प्रॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। दैट मींस कि इनके पार्टिकल के बीच का गैप कम है, इसके पार्टिकल के बीच का गैप ज्यादा है। ज्यादा गैप है इसीलिए कंप्रेसिबल होते हैं, कम गैप होता है इसीलिए यहाँ पर लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो अब मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, वे पार्टिकल मूव नहीं करते, जस्ट लाइक गैसियस पार्टिकल, जस्ट लाइक वाटर पार्टिकल। तो जब वे पार्टिकल ही मूव नहीं करते, वे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, यानी जहां पर है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये मैं एक एक्सिस बना दे रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने एक्सिस बनाई, कहां गया हमारी पेन, ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने एक्सिस बनाई, और इस एक्सिस पर हमारा कोई भी एक पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल या तो ऊपर को मूव करेगा या नीचे को मूव करेगा, अपनी मीन पोजीशन के थ्रू मूव करता है। इसके अलावा ये नहीं कि पार्टिकल यहां से मूव करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ये वाइब्रेट करेगा ऊपर को और नीचे को, लेकिन रहेगा वहीं पे जुड़ा हुआ। वाइब्रेशन जानते हैं ना आपके, वो ऊपर ये जुड़ा यहीं से ही होगा, लेकिन कभी ऊपर की तरफ को मूव करेगा, कभी नीचे की तरफ को मूव करेगा, लेकिन जुड़ा हुआ ये यहीं पर ही रहने वाला है। समझ में आई बात आप लोगों के? क्लियर है? तो ये थी हमारी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं लचीलेपन को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल प्रॉपर्टी है। अभी सॉलिड ही जब आप 4-5 तरह के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिन्हें हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे जो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन जनरल प्रॉपर्टी जो सॉलिड की होनी चाहिए वो ये। भाई एक बात तो बताओ, सिंपल सी बात है, आप मार्केट के अंदर फोन परचेज गए तो आपके फोन के अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए? भाई पहली बात तो ये कि फोन हैंग ना होता हो, फोन की इंटरनल स्टोरेज अच्छी खासी हो, फोन के पास में अच्छी खासी रैम हो, और सबसे बड़ी बात है
वो जो कैमरा से आप फोटो खींचते हैं ना, वो फिल्टर वगैरह लगा के, ठीक है ना, तो वो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो। समझ में आ गई बात? आप चाहे कैसे भी हो, आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसे, मतलब सोना करके दिखाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या, यानी ये आपके प्राइम फीचर्स है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं किससे, एक कैमरे से, एक फोन से। लेकिन अब ये थोड़ा ना कि किसी का कैमरा अच्छा है उसकी रैम अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप मजबूरी में उस फोन को ले लोगे। कई सारे फैक्टर हैं, बजट का भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। यूजुअली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, मतलब लचीलापन उनमें नहीं होता। फोन को आप पकड़ो, चलो मैं 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन करता हूं और आप मेरे फोन को जरा ध्यान से, मेरा फोन कहाँ गया यहाँ से, हाँ मेरा मैं तो दिखाई दे गया होगा ना आपको, ध्यान देखिएगा। देखो ये मेरा फोन है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक यहाँ से पकड़ा एक बार और एक बार इस साइड से पकड़ा। अब मैं अगर यहाँ से इसे ऐसे फोर्स करके लगाऊंगा तो ये फ्लेक्सिबल है की वजह से ये वाला हिस्सा ऐसे नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये टूट जाएगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर है, कम के बराबर है। इसे मैं अगर ऐसे हाथों के बीच में रख के प्रेस करने लगूंगा तो ये कंप्रेस भी नहीं होगा। जैसा ये फोन पहले दिन था ऐसा ही ये फोन आज भी है। समझ में आ गई बात? यानी इसकी शेप, इसका साइज और इसका वॉल्यूम वो क्या है बच्चों, वो आपका फिक्स ही रहने वाला है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है भैया? आगे बात समझ में? चलिएगा अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं होता है इसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी। आपने परफ्यूम लगाया, इतर लगाया, आपने कमरे के सबसे अंदर वाले कमरे में लगाया और जो आपके सबसे बाहर वाला जो ड्राइंग रूम है आपको वहां पे इसकी स्मेल दिखाई पड़ जाएगी, मतलब महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो गैस वहां से मूव करके आपकी तरफ तक आई है। सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। आप ज्यादातर सॉलिड को ये नहीं बोल सकते, अगर वो सॉलिड वोलेटाइल नेचर का नहीं है, आप उस सॉलिड को ये नहीं बता सकते आपके घर के अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल खाना बना है, क्या पका है वो आप बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इस सॉलिड में यहाँ पर मोबाइल पड़ा, मैं सूंघ के बता दूंगा कि ये कौन सा मोबाइल है। ऐसा कोई है क्या महानुभव यहाँ पर? हाँ भाई, इस ग्रुप के अंदर ऐसा कोई महानुभव है क्या जो सूंघ के बता दे कि भाई मेरा मोबाइल फोन कौन सा है, ये मोबाइल फोन कौन सा है? ऐसा कोई नहीं है ना, क्योंकि उनका डिफ्यूजन ही लो होता है। उनके अंदर स्मेल, साधारण भाषा में स्मेल नहीं होती यूजुअली, नॉर्मली सॉलिड के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। तो मोइन खान कंफर्म करके बताएं जरा, क्या प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? कंफर्म करके बताएं, प्रॉपर्टी समझ में आ गई? मोइन खान की कनेक्टिविटी फिर कट गई। अल्लाह भाई, ये बच्चों की कनेक्टिविटी बहुत, इस टाइम पे सर्वर बिजी ज्यादा रहे हैं तुम लोगों की कनेक्टिविटी क्या है पूरी? सर्वर बिजी रहते हैं इस टाइम पे ज्यादा? नहीं, उसकी भी हो रही, जो उनके सर्वर बिजी बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ज्यादातर ऑनलाइन क्लास की है, मतलब गूगल मीट की नहीं हो रही, गूगल मीट सही करना। नेटवर्क के ऊपर लोड है ना, मैंने वाईफाई के लिए रिक्वेस्ट तो डाली, यहाँ जियो फाइबर के लिए बोल रहे हैं 2 महीने लग जाएंगे। चलो खैर जो भी है, 2 महीने। यहाँ वायर नहीं है ना, फाइबर नहीं यहाँ पे जियो का। 150 Mbps की स्पीड है उसकी। अरे हाँ, उधर में आए ना, हॉस्टल लगवा रखी हमने। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड की। मोइन खान जब आएगा देख लेगा। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमारा सबसे पहला जो सॉलिड है, हमारे सॉलिड 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। देखो आसान तरीका, आप एक चाकू लो, क्या करना जी चाकू का, मेरे पेट में दे दो है। अबे नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं बहुत काम का इंसान हूँ, मेरे से बहुत काम लेना है ना आपने, ठीक है? चलिएगा, तो हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में, आप क्या कीजिए, सॉलिड लीजिएगा और उस सॉलिड को आप कट कीजिएगा। आगे बात समझ में? अगर कट होने के बाद में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कट होने के बाद में उसकी सरफेस आपको क्या दिखाई पड़ रही है, स्मूथ सरफेस बन रही है। जैसे कि आपने क्या देखा, पनीर काटते हैं ना चाकू से, हा। कुछ लोग तो बोल रहे होंगे कि जी हम रोजे से हैं, ये खाने पीने की चीजों का नाम मत लिया करो, कभी बिरयानी बता रहे हो, कभी पनीर बता रहे हो, कुछ का कुछ बता रहे हो, ऐसे थोड़ा ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलो खैर जो भी है, तो आप क्या लीजिएगा, आपने पनीर को कट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि पनीर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं केवल आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या लिया, आपने पनीर लिया, पनीर को कट किया एक चाकू से, एक शार्प नाइफ से कट करेंगे तो आपको जो पनीर है वो बड़ा स्मूथली कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपके? तो ये क्या थी आपकी बात, ये था आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर कट होने के बाद में उसकी सरफेस रफ होती है, आगे बात समझ में? ठीक है, उसकी सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस होगी, तो वो सॉलिड कैसा कहलाया जाएगा, आपके अमोर्फस सॉलिड होता है। पहला पॉइंट तो आपका यही है। दूसरा पॉइंट चलिए देखते हैं, डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट टेबल है, एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर तो आता ही आता है भैया, यहाँ से ध्यान रखिएगा।
बोर्ड के अंदर इस पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलना तय है, तो अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठा करो। हालांकि जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर दिखा दूंगा। चलिएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू मतलब सच्चे, वास्तविक रूप में, ढोंगी नहीं होते। आगे बात समझ में, ये वाकई में सॉलिड है। समझ में आगे बात, क्लियर है। और ये एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ये झूठे होते हैं। झूठो, स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, ये फ्रॉडी है। आगे बात समझ में। तो स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड ये वास्तविक सॉलिड नहीं है, लेकिन सॉलिड की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो गया। दूसरा आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा। मान लो किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपके मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज का आपको देखने मिलेगा जी कि 150 है, तो 150 पर जाकर ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी बताओ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे पॉइंट में से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 100 डिग्री का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है जी, 0 डिग्री का। तो आपके जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं जाएगा तब तक बीकर के अंदर आपके क्या रहेगा, पानी मौजूद रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर आपके 100 डिग्री पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर आपके 100 डिग्री पहुंचा, यहीं पे रहिए, विशाल है कनेक्टिविटी है इसकी, विशाल बता देना क्लास में। ठीक है, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर का है, तो हवा 100 पर ही जाकर करेगा। तो वाटर किसकी कैटेगरी में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के बारे में क्या, एमोर्फस सॉलिड का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रेंज में देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल के कोई लिक्विड है, आपका कोई पॉइंट है, आपने देखा होगा पॉलीथीन या ग्लास वगैरह को जब आप बर्न करते हैं, रबड़ को जब आप बर्न करते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक ये होती है कि जब आप उसे हीट करते हैं, उसे आंच देते हैं, तो हीट करते टाइम क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी पिघलती रहेगी और थोड़ी सॉलिड रहेगी, थोड़ी पिघलती रहेगी, थोड़ी सॉलिड, यानी एक शार्प टेम्परेचर। उसका आप ये नहीं कह सकते कि जी किस टेम्परेचर पर बिल्कुल क्या करेगी वो 100% इवोपरेट कर, मतलब बॉईल हो जाएगी या मेल्ट हो जाएगी सॉलिड से। समझ में आ गई बात आपके। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये कि प्लास्टिक आपके 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री से पिघलना शुरू होगी और 60 70 80 90 100 डिग्री तक के पिघलती जाएगी, और 100 डिग्री के बाद भी आपके पास में प्लास्टिक सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहती है, सॉफ्ट होती जाएगी। और लोहा भी तो ऐसे ही होता है ना, आयरन, ठीक है। उसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या, शार्प बिल्कुल 100 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर देखने मिलता है। आगे बात समझ में, उसके पार्टिकल का, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो रेगुलर अरेंजमेंट देखने मिलता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अब आप देखिएगा ये बिल्कुल लाइन से लग रहे हैं। जैसे स्कूल में कहते हैं ना कि टेक वन एंड डिस्टेंस, एक लाइन, एक हाथ के फासले से क्या हो जाओ, स्कूल में खड़े हो जाओ। एक रेगुलर जियोमेट्री है। आगे बात समझ में। हालांकि ये दो तरह की जियोमेट्री होती है, एक तो इन दोनों के बीच में एक एटम है, इन दोनों के बीच में एक एटम है, ठीक है। या फिर एक जियोमेट्री ऐसी भी हो सकती है कि ये एक इस तरह से सिम वन से मिलेगी, एक ये है ऐसे, एक ये है, ठीक है, इसके नीचे भी हो गया, ये इस तरीके से है। तो ये क्या, ये रेगुलर पैटर्न है। आगे बात समझो। और कमाल की बात क्या है, लॉन्ग रेंज, यानी आप ये मान के चलिएगा कि आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं जी, आपने 100 के 100 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन आपने क्या किया, आपने 100 में से 20 बच्चों को तो लाइन से खड़ा कर दिया, 80 को बोल दिया कि भाई जैसे मर्जी ऐसा खड़े हो जाओ, तो वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा, वो एमोर्फस होगा। यानी आपने एक कॉमन प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि आपके जो पार्टिकल हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए क्या होते हैं बच्चों, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए आपके रेगुलर पैटर्न शो करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि उन पार्टिकल का यहाँ पर क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर देखने मिलता है। और जो आपके एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर है, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है। देखिएगा एमोर्फस के अंदर, देखिएगा, देखो यहाँ पर गैप है, ये रहा, यहाँ पर इरेगुलर ये एक गैप है, यहाँ पर ये गैप दिखा रखा, यानी कोई सीक्वेंस पर्टिकुलर नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट और ये रेगुलर अरेंजमेंट, बस इसी चीज का डिफरेंस है। समझ में आई बात आपके, क्लियर है। तो ये तो था आपके रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट की कहानी। अगला जो पॉइंट है वो है आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। तो देखो इसमें सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, और यही सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाने वाला क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन होता है। देखो आपने पढ़ा होगा आइसो को मतलब सेम, एनआईसो का मतलब डिफरेंट। आई बात समझ में।
क्लियर है? चलिएगा, अब ये देखिएगा, अब मैं इसको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? आपके स्कूल में बच्चे हैं जी 40। कितने बच्चे हैं? 40 स्टूडेंट आपकी क्लास में है। तो आपने देखा भी होगा कि आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मान लो आपकी क्लास के अंदर, आपकी स्कूल की क्लास के अंदर जो है वो 40 बच्चे हैं, और आपके होते हैं 4 हाउस होते हैं। एक येलो हाउस, वैसे मैं बता दूं हम कौन सा हाउस में थे? मैं ग्रीन, ये ऑरेंज में था, मैं था ऑरेंज में भाई, ठीक है। हमारे सनराइज पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ते थे, वहां पर मैं ऑरेंज हाउस के अंदर था। तो 40 बच्चों में से आपके क्या है? 10 बच्चे कैसे हैं भैया? आपके ग्रीन वाले हैं। 10 बच्चे कैसे हैं? आपके येलो वाले हैं। 10 बच्चे कैसे हैं? आपके ऑरेंज वाले हैं, सॉरी ग्रीन येलो ब्लू। और 10 बच्चे कैसे हैं? आपके येलो वाले हैं। तो ये क्या है आपके, अरे हो गया होगा इंटरमिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 40 बच्चों का अरेंजमेंट इस तरीके से। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने सभी को लाइन से लगाया, तो यानी ये पहले वाली लाइन किसकी है? ये पहले वाली लाइन है जी आपके रेड हाउस के लिए है। आगे बात समझ में? दूसरे वाली लाइन किसके लिए है जी? दूसरे वाली लाइन हो गई यहाँ पर ब्लू हाउस के लिए है। तीसरे वाली लाइन किसके लिए हो गई बच्चों? तीसरे वाली लाइन हो गई ग्रीन हाउस के लिए हो गई। चौथे वाली लाइन किसके लिए हो गई जी? चौथी जो रो है आपके वो येलो हाउस के लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, चूंकि आपने सभी बच्चों को लाइन से अरेंज किया है, अब एक बात बड़े कॉमन से ध्यान से सुनिएगा, जब आप इन बच्चों की ओर इस तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे ऊपर से, तब आपको कौन से बच्चों से इंटरेक्शन होगा? रेड हाउस वाले बच्चों से इंटरेक्शन होगा। अगर आप इस तरफ से मूव करेंगे, इस तरफ से मूव करने में आपका इंटरेक्शन किससे होगा? येलो हाउस वाले बच्चों से होगा। अगर आप इस तरफ से मूव करेंगे तो इस तरफ से मूव करने में आपका इंटरेक्शन ब्लू से हो सकता है, ग्रीन से हो सकता है, येलो से हो सकता है, रेड से हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट तो रेगुलर है, लेकिन रेगुलर वो इतना ज्यादा रेगुलर हो गया कि जब आप अलग अलग डायरेक्शन से उस पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करते हो, तो हर डायरेक्शन से आपको अलग अलग हाउस के बच्चे मिलते हैं, और हर डायरेक्शन से अलग अलग हाउस के बच्चे मिलने का मतलब है कि उस सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग देखने मिलती है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में आपने कहा कि 40 बच्चों को कि भैया हम आपको रेगुलर अरेंजमेंट नहीं कर रहे, जिसकी जैसी मर्जी ऐसे खड़े हो जाओ, चाहे जहां पे जाकर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर रेड ब्लू हाउस की नहीं है, अब यहाँ पर ग्रुप में फ्रेंड्स के सर्कल के हिसाब से अब आपकी पॉसिबिलिटी पहले वाले के चांसेस में, पहले वाले के केस में यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कि अगर आपको इस डायरेक्शन में हो तो भी आपको यहाँ पर रेड का भी मिल सकता है, ब्लू का भी मिल सकता है, ग्रीन हाउस का भी और येलो का भी मिल सकता है, क्योंकि अब बच्चे इरेगुलर पैटर्न में। अरे भाई आपकी क्लास में चारों हाउस के बच्चे हैं, तो आपकी क्लास एक ग्रुप बना के खड़ी हो गई। 10th क्लास जो है वो आपके मतलब 11th वाले हैं, वे भी चारों हाउस हैं उनकी क्लास में, वे भी एक तरफ ग्रुप बना के खड़े हो गए। तो आप हर डायरेक्शन में लगभग आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको हर हाउस का बच्चा हर डायरेक्शन में क्या हो जाए, देखने मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इस डायरेक्शन से केवल आप रेड हाउस की तरफ मूव कर सकते हैं, यहाँ से आप केवल और केवल येलो की तरफ जा सकते हैं। इस लाइन में आप कहीं से भी चले जाओ, येलो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर रेड के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई डिफरेंट डायरेक्शन में, और यही प्रॉपर्टी क्या होती है? एनआइसोट्रॉपी होती है। तो एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है कि एनआइसोट्रॉपी क्या होती है? एनआइसोट्रॉपी होती है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वे एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। समझ में आ गई बात? जबकि एमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आपके आइसोट्रॉपिक, यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में उन सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। और मैंने आपको हाउस का एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट आज का हम क्या देखते हैं? लास्ट पॉइंट देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल देखिएगा। NaCl हो गया, KCl हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। अरे क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन सिलिका। आई बात समझ में? सिलिका बोलते हैं SiO2 को। अबे ग्लास ही होता है एक तरह का ये, ठीक है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, ये भी एक तरह का ग्लास है। अगर ये सिलिका का अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रेगुलर है, क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही क्रिस्टलाइन सिलिका इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमोर्फस सिलिका बोलते हैं। मैंने लिख नहीं रखा है यहाँ पे, चलो खैर। उसके अलावा एमोर्फस सॉलिड के अंदर का एग्जांपल क्या है? रबड़ होती है। मैंने बताया था कि जो सॉलिड दिखने का, रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी है भैया, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो दिखावा करते हैं सॉलिड होने का, लेकिन वास्तविक रूप में सॉलिड नहीं होते। क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड, झूठे सॉलिड होते हैं, नकलची बंदर। प्लास्टिक हो गया, और ग्लास। ग्लास क्या है? ग्लास आपका सॉलिड नहीं है,
ग्लास आपका, सर आप बोलो सर चल गया क्या आपका दिमाग, ग्लास तो हमारा जैसा था ऐसा का ऐसे ही है। अरे भैया ग्लास आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है। आप पुरानी बिल्डिंग के ग्लास देखिए, पुरानी बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं, आपके घर में भी जो शीशे लगे होते हैं, अलमारी में, मिरर में जो आपके घर में शीशा लगा होता है, अलमीरा के अंदर, आप उस शीशों को ध्यान से देखिएगा, जो शोकेस होता है वहां पर, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें वे शीशे नीचे की तरफ क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ऊपर से थिन हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें नीचे खोलने बंद करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा क्यों हुआ, नीचे से थिक क्यों हुए सर? नीचे से थिक होने का कारण ये था कि वो जो ग्लास था वो एक्चुअल में सॉलिड ना होकर क्या था, वो लिक्विड था। लिक्विड भी कैसा, सुपर कूल्ड लिक्विड। और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उस ग्लास के पार्टिकल धीरे 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 उस ग्लास के नीचे बॉटम की तरफ क्या होने शुरू हो गए बच्चों, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वे नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो गए तो इसीलिए नीचे जो होते हैं ग्लास बॉटम पर से थिक होते हैं। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ भी है कि आपकी जो बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग के जो ग्लास होते हैं वो नीचे से बॉटम से मोटे क्यों होते हैं, थिक क्यों होते हैं? बिकॉज ग्लास इज ए सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के बॉटम लाइन की तरफ मूव करते हैं। और इसी के साथ आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, जिसको हम कल देखने वाले हैं। एक बार इसको ऑन कर दी चार्जर की, आगे बात समझ में। तो आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चार तरह के होते हैं। आयोनिक होते हैं जी, मेटालिक होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, और इनको पढ़ेंगे हम बच्चों कल, यानी नेक्स्ट शेड्यूल हमारा जो भी होगा। तो अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में हम इन चारों सॉलिड को पूरा करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैंने पूरी कोशिश करी आसान तरीके से समझाने की। एक बार आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों की समझ में जो मैंने आज पढ़ाया है वो आया है? क्या किसी का कोई डाउट, किसी के मन में किसी भी तरह का यहां तक जो मैंने पढ़ाया है कोई सवाल हो तो बताइएगा, बताइएगा। अरे कमेंट तो कर दिया करो, जवाब तो दे दिया करो भाई। ऑल क्लियर सर, वेरी गुड, यस सर, समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने पूरी कोशिश करी और मैं उम्मीद, और टेंशन नहीं लेनी, अभी 2-3 दिन में ना, दो चार दिन में, मतलब नेक्स्ट वीक से हमारा ऐसा हो जाएगा कि स्क्रीन पर मैं भी चमकूंगा आपको, और क्या है फिर आपको ये पीडीएफ भी दिखेगी। फिर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप जो है मेरे एक्सप्रेशन देख करके और अच्छे से समझ पाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, 5-4 दिन की बात है ये। शायद ये मान लीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा सॉल्यूशन वाला है उसमें हमारा ये वाला काम हो जाएगा। दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैं मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करना, टेंशन नहीं लेने बिल्कुल किसी बात की। कोई डाउट हो तो आप जो है अपने मेरे ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं, उस डाउट को हम यहाँ पर ले लेंगे। सर फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, एक काम करो, वो एक गड्ढा खोदो, मुझे पानी भर के उसके अंदर डुबो दो। फिजिक्स कहाँ से पढ़ा दूं? अरे मेरे पास में 2 सब्जेक्ट हैं, वही काफी है। हमारे पास में जो फिजिक्स की फैकल्टी है वे डॉक्टर है एक्चुअली, मैं बता दूं आपको, हमारे पास में जो फिजिक्स की फैकल्टी है वे डॉक्टर हैं और उनकी ड्यूटी अभी कोविड वार्ड के अंदर लगी हुई है। तो जब तक वे वहां से नहीं आएंगे तब तक फिजिक्स की क्लास नहीं चल पाएगी। डॉक्टर जमन, आ गई बात समझ में? वे डॉक्टर है, वे केवल नीट वालों को पढ़ाते हैं। बताओ, कोविड वार्ड में रहने के बावजूद वे केवल और केवल नीट वालों की क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम 1 अगस्त का है और उम्मीद है कि वो पोस्टपोन्ड नहीं होगा शायद। समझ में आ गई बात आपके? तो फिजिक्स की क्लास की मैं अभी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सर डॉक्टर हैं और उनकी ड्यूटी अभी कोविड वार्ड के अंदर लगी हुई है। तो हम ये नहीं बोल सकते भैया जी कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, कब आएंगे, किस तरीके से रहेंगे, क्या सीन रहेगा। हाँ, नाम उसे ब्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? तो टेंशन नहीं लेनी आप करें को, मतलब जो चीज अभी आपके हाथ में है उसे तो पूरा करो, बाकी की चीज भी देखेंगे। फिलहाल जो आ रहा उसे पकड़ो, जो आएगा उसको हम जरूर देखेंगे, जो नहीं है हमारे पास में उसको भी देखेंगे। कुछ ना कुछ हेल्प करी जाएगी। सर से बात कर लूंगा मैं, कब फ्री होंगे, क्या होगा उनका, क्या नहीं होगा। क्लियर है भैया? चलो, तो बस चलूँ मैं, चलते हैं भैया, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलेगा भैया, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो। आपको कल देखते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे कल देख लेंगे। चलिए भैया, जा सकते हैं।